नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले अब समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश में 37 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की, वहीं भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से थोड़ा पीछे रही और 33 सीटों पर कब्जा जमा पाई। और वही भारतीय जनता पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव में 62 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, जिसके बाद से कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के सीएम होने पर सवाल उठते हुए नजर आए, भारतीय जनता पार्टी पर तमाम सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आए। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के समर्थित दल कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को इस मामले को लेकर घेरते हुए नजर आए। लेकिन अब जल्द ही उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। लेकिन उससे पहले जिस तरह से समाजवादी पार्टी सूबे में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं अब ये कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी अब उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव में भी बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। इस मुद्दे पर तमाम चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरीके से देखते हैं उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल करी, लेकिन देखा जाए तो आजाद समाज पार्टी भी इस लोकसभा चुनाव में एक सीट जीत कर कहीं ना कहीं अपनी जीत का परचम लहराती हुई नजर आई और नगीना से चंद्रशेखर आजाद सांसद बनते हुए नजर आए। अब कहीं ना कहीं अगर बात की जाए सीएम योगी आदित्यनाथ की और उनकी कुर्सी की, तो क्या लगता है, क्या वाकई उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को झटका लगता है तो 2027 के विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ की जगह किसी और को भारतीय जनता पार्टी सीएम का चेहरा बनाती हुई नजर आएगी? क्या लगता है? देखिए मनीष, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो जाहिर बात है कि जब से 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो हुआ, उसके बाद से बीजेपी के लिए हालात जो है वो बेहद मुश्किल भरे होते चले जा रहे हैं, क्योंकि लगभग 32-33 सीटों पर चुनाव में उनकी जीत होती है, यानी आधे सीटें उनको मिलती हैं 62-63 के मुकाबले। तो यहाँ पर यही कहा जाता है कि क्या मोदी मैजिक खत्म हो गया है, क्या योगी का जो जादू था क्या वो अब समाप्त होने की कगार पे। और देखिए जिस तरह से खुद बीजेपी के सहयोगी दलों ने ये बात कही कि भाई अब मोदी योगी मैजिक का अंत हो चुका है, ओपी राजभर से लेकर संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल और तमाम लोगों ने ये बात कही, और जिस तरह से बीजेपी को लगातार बैकफुट पे धकेलने का काम किया। आप देखिए अनुप्रिया पटेल ने अभी कल परसों ही जातीय जनगणना पर बयान दिया है कि होनी चाहिए। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिए हालात को साधना, बीजेपी के लिए हालात को बनाना या बीजेपी को जीत के लिहाज से अपनी चीज़ों को बेहतर करना उतना आसान नहीं रह गया है, क्योंकि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करें, चाहे सीएम योगी हों या फिर केशव प्रसाद मौर्य हों, जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग दिखाई देनी चाहिए मनीष, वो अंडरस्टैंडिंग दिखाई नहीं पड़ती। बारंबार देखा गया है कि योगी जी के आदेशों को भी इन्होंने उनकी अवहेलना की है, उनको एक तरीके दरकिनार किया है। बारंबार जो है दिल्ली मीटिंग करने पहुंच जाते हैं केशव प्रसाद मौर्य, और भी तमाम ऐसी चीज़ें हुई हैं जो बताती हैं कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनके तालमेल का अभाव है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो लगातार अखिलेश यादव राहुल गांधी की जोड़ी कह सकते हैं कि बड़ा कमाल, बड़ा धमाल करती हुई नजर आती है। संसद के अंदर भी जब वो बैठते हैं तो उनका अलग तरह का रौब दिखाई पड़ता है, और ये अपने आप में बताता है कि बीजेपी के लिए हालात अब बहुत मुश्किल होते चले जा रहे हैं। मिल्कीपुर सीट हो जी, या जो है करहल सीट हो या इसके अलावा और बाकी सीट हो, सभी जगह के अगर आप हाल देखें तो लगातार जो जितनी भी इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं, खासकर कांग्रेस और सपा, वो अपना कह सकते हैं पक्ष मजबूत करती हुई नजर आती है। वहीं बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ में मिलकर ये तय नहीं कर पा रही कितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, कितनी सीटों पर सहयोगी दल चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अगर आप आंकड़े देखें तो लगातार जयंत चौधरी 3 सीटों की मांग करते हैं, इसके अलावा अनुप्रिया पटेल भी 2 सीटों की मांग करती है, यानी कि सभी जो सहयोगी दल हैं वो लगातार सीटों की मांग करते हुए नजर आते हैं। लेकिन बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी अभी तक बीजेपी तय नहीं कर पाई है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में बीजेपी ये निर्णय लेने में कहीं ना कहीं सक्षम नहीं हो पा रही है कि उनको कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, कितनी सीटें सहयोगी दलों को देनी है। लेकिन देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का रुख साफ है और वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन के माध्यम से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जोड़ी बनती हुई नजर आ सकती है। हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एक बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने ये कहा है कि समाजवादी पार्टी से उन्होंने 5 सीटों की मांग की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी 5 सीटें देने से इनकार करती हुई नजर आई। तो वो 2 सीटों पर भी कहीं ना कहीं मांग को लेकर अपनी अड़े हुए थे। कांग्रेस की तरफ से तमाम बड़े नेता 2 सीटों की मांग भी करते हुए नजर आए। लेकिन अखिलेश यादव का रुख साफ है कि वो अकेले के दम पर चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। तो स्थिति साफ है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा के उपचुनाव में अकेले के दम पर अपनी पार्टी को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं। तो सर, क्या लगता है, क्या वाकई अखिलेश
यादव इस बात को लेके कॉन्फिडेंट होते हुए नजर आ रहे हैं, या इसे ओवर कॉन्फिडेंट कहें कि अखिलेश यादव यहाँ पर अब अपनी सहयोगी दल इंडिया गठबंधन की सहयोगी दल कांग्रेस के साथ भी चुनाव लड़ने के लिए कहीं ना कहीं इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर हम विधानसभा की ही बात करें तो लगभग 110-11 के आसपास सीटें विधानसभा में जीती। गठबंधन को मिला दिया जाए तो 125-30 सीटें कह सकते हैं सपा गठबंधन के पास 2022 में आई थी। अब अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में भी जिस तरह का प्रदर्शन अखिलेश यादव की पार्टी ने किया है, यानी कि 37-38 सीटें उनके पास आई हैं, इंडिया गठबंधन के पास 44-45 सीटें आई हैं, तो ये आंकड़े बताते हैं कि अब अखिलेश यादव घबराने के बजाय अपने आप को कॉन्फिडेंस में लेकर आ रहे हैं, अपने आप को आत्मविश्वास में लेकर आ रहे हैं, और साथ में ये भी साबित कर रहे हैं कि बीजेपी जिस तरह से लगातार कह सकते हैं 10 साल से लगातार 2 बार कह सकते हैं कि लगातार जिस तरह से चुनाव जीत रही है, लगातार अपना माहौल बना रही है, वो अब कल की बात होता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि अगर इन 10-12 सीटों पर जो उपचुनाव होना है, इसमें अगर 5-6 सीटें भी अगर इंडिया गठबंधन के कब्जे में आ गई तो आप ये मानिए कि यहाँ से बीजेपी के लिए राह अपनी आसान करना बेहद मुश्किल हो जाए। क्योंकि ठीक 1-1.5 साल के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव, यानी कि अगर हम 24 में बात कर रहे हैं तो 1-1.5 साल के बाद आप ये मानकर चलिए पूरा माहौल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बन जाएगा। और अगर विधानसभा चुनाव से पहले जो उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें अगर सपा और कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी मिलकर अगर बीजेपी मान लीजिए 10 से 12 सीटों पर चुनाव होता, अगर 8 से 10 सीटें इनके कब्जे में आ जाती हैं, क्योंकि आपने देखा कि बीते दिनों में जब उपचुनाव हुआ लोकसभा चुनाव के बाद आई थिंक 13 सीटों पर, उसमें से भी 9 सीटें इंडिया गठबंधन के कब्जे में आ गई, 2 सीटें बीजेपी को मिली और 2 शायद कह सकते हैं कि बाकी दूसरे लोगों को मिली। तो यानी कि बीजेपी को महज 2 सीटें मिली। तो ये बताता है अपने आप में। और साथ में जैसे हरियाणा का चुनाव है, जम्मू कश्मीर का चुनाव है, ये तमाम जो रणनीति दिखाई पड़ती है बीजेपी की उतनी मजबूत पुख्ता नजर नहीं आती। क्योंकि हरियाणा में हमने देखा कि जिस तरह बीजेपी ने ढुलमुल रवैया अपनाया, जिस तरह से हल्का फुल्का प्रचार किया, वो भी उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आया। क्योंकि पीएम मोदी को अच्छा वक्ता माना जाता है, लेकिन वो भी हरियाणा में कहीं ऐसा लगा कि माहौल बनाते हुए नजर नहीं आए। अमित शाह का भी यही हाल रहा, जेपी नड्डा का भी यही हाल रहा, सीएम योगी पहुंचते हैं, लेकिन देखिए जो माहौल बनना चाहिए वैसा माहौल नहीं बना। अब इसके बाद जब महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे, उत्तर प्रदेश में, इन 3 जगहों के चुनावों पर सबकी निगाह लगी रहेगी। और साथ में 2 चुनावों के रिजल्ट जो 8 तारीख को आने वाले हैं, उसके ऊपर भी निगाहें हैं। यहाँ से बीजेपी का आने वाला पॉलिटिकल भविष्य तय होना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश को राजनीति का मनीष सबसे बड़ा कह सकते हैं कि अखाड़ा माना जाता है, सबसे बड़ा दंगल वहां पर राजनीति का होता है। ऐसे में अगर उपचुनाव में बीजेपी को शिकस्त मिलती है तो ये बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा उतार की बात कही जाएगी। क्योंकि अगर जिस तरह बीजेपी का डंका अब तक बजता रहा है, अगर उस डंके बजने में कमी आ गई तो यहाँ पर सपा और कांग्रेस मिलकर 2027 में कोई बड़ा खेल करते हुए नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में कांग्रेस और सपा मिलकर 2027 में आंकड़ों को बदलते हुए नजर आ सकते हैं। जिस तरह से सर ने पूरा समीकरण समझाया कि भारतीय जनता पार्टी का जो सियासी वर्चस्व है, सियासी रसूख है, वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आ रहा है। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, तमाम राज्यों की राजनीति में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की पकड़ जो है वो कमजोर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन सर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां से हमारे देश के लगभग ज़्यादातर प्रधानमंत्री निकल कर आए, और ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत को, या यूं कहें उत्तर प्रदेश की राजनीति को सर्वोपरि रखा जाता है। तो क्या लगता है, क्या वाकई अब भारतीय जनता पार्टी का सियासी रसूख उत्तर प्रदेश की राजनीति में खत्म होता जा रहा है, और एक बार क्या वापसी से यहाँ पर सपा का दौर आता हुआ नजर आ रहा है? देखिए मनीष, अगर हम बीजेपी की बात करें तो उनको सहयोगी दलों की बात करना भी जरूरी हो जाता है। क्योंकि जयंत चौधरी की जो विचारधारा है वो बिल्कुल समझ में नहीं आती। आज ही मैं उनका बयान सुन रहा था बुलडोजर पर, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उन्होंने बिल्कुल सहमति जताई है कि इस तरह से बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इससे पहले उन्होंने जो नेम प्लेट लगाई थी उसके ऊपर विरोध दर्ज किया था। आप जरा अनुप्रिया पटेल के बारे में देखिए, नजूल संपत्ति बिल था उसके ऊपर उन्होंने आपत्ति जताई। जातिगत जो जनगणना होनी चाहिए उसको लेकर लगातार वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं। इसके अलावा आप राजा भैया को भी देख सकते हैं, उन्होंने भी ऐसे ही बात कही। ओपी राजभर को देख सकते हैं, वो भी गुस्से में नजर आते हैं। संजय निषाद जो है वो तल्ख तेवर अपने दिखाते हुए नजर आते हैं। तो जितने भी सहयोगी दल हैं बीजेपी के, उनकी जो कह सकते हैं स्थिति है अब पहले की तरह नहीं है, बल्कि वो मुखर होकर बीजेपी से सवाल जवाब करने के मूड में दिखाई पड़ते हैं। और वहीं अगर सीट बंटवारे को लेकर भी बात की जाए तो संजय निषाद कहते हैं भाई हमें 2 मिलनी चाहिए, जो जयंत चौधरी हैं तो हमें 3 मिलनी चाहिए, अनुप्रिया पटेल भी सीट मांगती हैं, ओपी राजभर भी सीटें मांगते हैं। तो ये
बीजेपी के लिए बड़ी असहज स्थिति है। इसको कैसे कंट्रोल करेगी बीजेपी के लिए बहुत टेढ़ी खीर होने वाला है, क्योंकि अगर बीजेपी के सहयोगी दल इस तरह की बात करेंगे तो यहाँ से बीजेपी के हाथ से पूरा गेम निकलता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल। तब ऐसे में जिस तरह सर ने समीकरण समझाया कि बीजेपी के सहयोगी दल यहाँ पर अगर सीटों की मांग को लेकर अड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश के होने वाले उपचुनाव में खेल जो है वो बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है। और ऐसे में अगर यहाँ खेल बिगड़ता है तो आगामी विधानसभा चुनाव यानी 2027 के अंदर वाकई भारतीय जनता पार्टी की सियासत उत्तर प्रदेश की राजनीति में डगमगाती हुई नजर आ सकती है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी जिस तरह से मौके की तलाश करती हुई नजर आ रही है और मौके का फायदा जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने आम चुनाव में उठाया, जब अखिलेश यादव पे सवाल उठने लगे कि भाई आप आखिर करना क्या चाहते हैं, किस तरह से आप ये नाम बार बार बदल रहे हैं, चेहरे बार बार बदल रहे हैं, लेकिन वो चेहरे बदलने की ही कहीं ना कहीं बात है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी को इतना बेहतर परिणाम मिला और उसी बेहतर परिणाम के माध्यम से समाजवादी पार्टी कॉन्फिडेंस में आती हुई नजर आई। और अब उपचुनाव को लेकर जिस तरह से अखिलेश यादव माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं तो सीएम योगी की गद्दी पर कहीं ना कहीं खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का सियासी भविष्य कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में धुंधला होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।